दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश संवाद के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत का जो इलेक्शन कमीशन है वो इस वक्त इसलिए बहुत महत्वपूर्ण संस्था है देश की, और हमेशा से रही है, लेकिन इस वक्त इसलिए है कि इस देश में जो कुछ हो रहा है उसके केंद्र में इलेक्शन कमीशन है। इसलिए उससे ये आशा की जाती है कि वो इतना ज्यादा निष्पक्ष रहेगा, इतना पारदर्शी रहेगा कि सभी संस्थाओं के लिए नजीर पेश करेगा, एक न्यूट्रल एम्पायर के तौर पे काम करेगा। जब आर्टिकल 324 को लेकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बात हो रही थी, उस वक्त इलेक्शन कमीशन के स्ट्रक्चर के बारे में, इसके होने वाली नियुक्तियों के बारे में बहुत सारी बातें हुई थी। लेकिन दोस्तों, इस वक्त इलेक्शन कमीशन आम लोगों की आलोचना का भी पात्र बना हुआ है। सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज नहीं, सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, सिर्फ नागरिक अधिकारों के लिए काम करने वाले लोग ही नहीं, इलेक्शन कमीशन का मामला कोर्ट में भी जा चुका है। हाई कोर्ट कलकत्ता ने उस पर जो कमेंट किया है उसके लिए बेहद शोचनीय है, उसको सोचना चाहिए। और हम जैसे पत्रकार जब चुनाव क्षेत्रों में जाते हैं तो वहां भी इलेक्शन कमीशन के बारे में तरह तरह की टीका टिप्पणियां आम लोगों की सुननी पड़ रही हैं। कई लोग ऐसा कहते हैं कि मौजूदा इलेक्शन कमीशन जैसा कमीशन पहले कभी देखा नहीं गया, लेकिन हम उन टिप्पणियों पर नहीं जाएंगे। हम आज इस विषय पर चर्चा करेंगे जो इलेक्शन कमीशन ने कल 25 अप्रैल के बाद उसके फॉलोअप के तौर पे देश की सभी पॉलिटिकल पार्टीज, खास तौर पे जो दो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस, दोनों के प्रेसिडेंट्स को, दोनों के अध्यक्षों को उन्होंने नोटिस दिया है और साथ में ये कहा है कि वे अपने स्टार प्रचारकों को बताएं कि उनको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और उनको सख्त निर्देश दें लिखित तौर पे। तो हम इसी विषय पर आज बात करेंगे कि जिन सवालों को उन्होंने उठाया है, खासकर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो कहा गया है कि अगर इस देश में कोई पॉलिटिकल पार्टी संविधान पर सवाल उठा रही है कि संविधान खतरे में हो जाएगा, संविधान इस वक्त वाकई खतरे में पड़ गया है, तो यह गलत धारणा का प्रचार है, ऐसा भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए। दूसरी जो सलाह वो दे रही है, जो बहुत मेजर कंट्रोवर्सी का शिकार है और केंद्र बना हुआ है, कि अग्निवीर योजना पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है सेना के मामलों में एक तरह का हस्तक्षेप होगा जो उसके मुताबिक। इसी तरह से कम्युनल इश्यूज पर मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में ऑलरेडी ये पहलू है, इस पर भी बात कही गई है और बीजेपी के लिए वो बात संकेत करती है। तो हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या इलेक्शन कमीशन का जो आदेश है, जो उसका नोटिस है, क्या वाकई ऑब्जेक्टिव है, क्या उसमें दोनों दलों को बराबरी में रखकर नहीं पेश किया गया है। ऐसा लगता है कि कुछ मुद्दे उसकी खोजा जाए, कुछ इसके खोजा जाए और दोनों को बराबरी में खड़ा कर दिया जाए। हमारे साथ इस वक्त चर्चा पर मौजूद हैं दो बहुत महत्वपूर्ण पत्रकार इस देश के, दोनों संपादक हैं। एम के वेणु हैं द वायर के संपादक, इसके पहले वो द हिंदू और अन्य तमाम अखबारों में काम कर चुके हैं, एग्जीक्यूटिव एडिटर द हिंदू के रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त हैं देश के जाने माने पत्रकार, संपादक, पॉलिटिकल एडिटर, हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप के बेहद प्रतिष्ठित विनोद शर्मा। आप दोनों का स्वागत है। हम सबसे पहले बातचीत की शुरुआत विनोद आपसे करेंगे। आपने ये सारा ब्यौरा देखा, हमने अपने दर्शकों और श्रोताओं के लिए संक्षेप में पेश किया है, आपने इससे भी ज्यादा आपने देखा है, समझा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए उर्मिलेश, देहातों में कहावत है कि जब बाढ़ ही खेत को खाना शुरू कर दे तो फिर क्या किया जाए। ये इलेक्शन कमीशन है, ये बाढ़ है, हमारे लोकतंत्र के आसपास बनी हुई एक बाढ़ है। इसको प्रोटेक्ट करके रखना, इसको ताकि ये फले फूले, इसको वो खाद देना, जनता के मत की खाद, मैंडेट की खाद, बड़ी प्योरिटी के साथ, ये उसका काम है। ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसके जो मेंबर्स हैं वो ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस में सुप्रीम कोर्ट के जजेस के बराबर होते हैं। पीछे अभी हाल ही में सरकार ने इनके पर काटने की कोशिश की और इनको कैबिनेट सेक्रेटरी के सर पर लाने की कोशिश की, जिसपे एक बड़ा बवाल हुआ और बहुत से लोगों ने चिट्ठियां लिखी और उसके बाद ये जो इनिशिएटिव था इसको विड्रॉ किया गया। इससे पहले ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया इलेक्शन कमीशन का,
और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया इसमें जो सिलेक्शन बॉडी होती है उसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखो। लेकिन वो जो ऑर्डर था उसमें कोई लूप होल निकालकर सरकार एक नया कानून ले आई जिसमें कि 3 लोग इलेक्शन कमीशन में हैं, माननीय प्रधानमंत्री, नेता विपक्ष और प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कोई भी व्यक्ति। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो इलेक्शन कमीशन है उसने जो हाल ही में जो उसकी कारकर्दगी रही है वो अगर बहुत ही नर्म शब्द इस्तेमाल किया जाए तो शर्मनाक रही है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहली बार इंडिविजुअल्स को नोटिस देने के बजाय पार्टी प्रेसिडेंट्स को दिया। मैं उनकी व्यथा को समझ सकता हूं। अपनी अपॉइंटिंग अथॉरिटी को कैसे नोटिस सर्व करेंगे? भाई उनकी अपॉइंटिंग अथॉरिटी तो माननीय प्रधानमंत्री है ना। तीन में से तो एक माननीय प्रधानमंत्री हैं। आपका एक लॉ मिनिस्टर हो गए और एक ये हो गए, क्या कहते हैं, हमारे नेता विपक्ष। तो पहली बार इन्होंने इंडिविजुअल्स के बजाय पॉलिटिकल पार्टीज को नोटिस दिया। चलिए मान सकते हैं कि प्रोटोकॉल के हिसाब से, और वैसे भी जब लवासा साहब का जो एक्सपीरियंस है उसको देखते हुए वो थोड़े से केयरफुल थे। अब बाद में हाल ही में ये पता चला कि 14-14 दिन के बाद जो आंकड़े हैं, कितना वोटिंग परसेंटेज है, उसको बताया जा रहा है। और उसके एवज में, उसके रिएक्शन में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मसले पर बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान किया, वो एक पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया और कहा कि ये तो गलत हो रहा है। और वो मामला अभी सुनवाई में है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में है। अब आप देखिए कि ये वो इलेक्शन कमीशन है जिसमें सबको आस्था होनी चाहिए, और ये इलेक्शन कमीशन आज के दिन खरा नहीं उतर रहा है लोगों के ट्रस्ट के लेवल पर। इतना बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट मैंने आज तक किसी इलेक्शन कमीशन के प्रति इस देश में नहीं देखा है। इनका मजाक उड़ता है और कहते हैं जब पूरा इलेक्शन लगभग पूरा हो गया तो चिट्ठी लिखते हैं कि भैया आपको कम्युनल एलिमेंट नहीं लाना चाहिए अपनी स्पीचेस में, धर्म की बात ना करें और जात की बात ना करें। ये पूरा इलेक्शन हो चुका है और उसके बाद ये अब जाग रहे हैं। मैं ये समझता हूं कि ये जो इलेक्शन है कमीशन है, इट इज पैक्ड विद रिप वैन विंकल्स, जो सो रहे हैं। और ऐसे सोते हुए इलेक्शन कमीशन को, और जिसकी अपनी साख इतनी गिर चुकी हो, जिस इलेक्शन कमीशन ने कोई बात ना की हो, इतनी तंज कसे गए, इतना पॉइजन फैलाया गया हमारी सोसाइटी में। मंगलसूत्र की बात हुई, भैंस खोल के ले जाएंगे बात हुई, विभिन्न प्रकार की बातें हुई और उच्चतम लेवल से वो बातें आई और वो चुपचाप सुनते रहे, वो मूक दर्शक बने रहे। और अब पता चल रहा है कि इस देश की 115 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो एग्रीगेट नंबर ऑफ वोटर है उसमें बड़ी डिक्लाइन आई है। ये होता नहीं है, 19 के मुकाबले आज के दिन उसमें बड़ी डिक्लाइन आई है। और वेणु यहां बैठा हुआ है, ये आपको तफसील से बताएगा कि 5 बरस के बाद हर चीज, हर पैरामीटर पे बढ़त होनी चाहिए। भले ही वो एसेंशियल गुड्स के प्राइसेस हों, भले ही वो जीडीपी हो, वो सैलरीज हो, उसमें बढ़त दिखाई जाती है। उसी तरह से पॉपुलेशन हो या वोटर की पॉपुलेशन हो, 115 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बहुत बड़ा डिक्लाइन आया हुआ है। एग्रीगेट नंबर ऑफ वोटर, नॉट द वोटर हु पोल द मेड द वोटिंग, हु डिड द वोटिंग, एग्रीगेट नंबर ऑफ वोटर, उसमें डिक्लाइन आया हुआ है। एक बड़ी विस्तृत रूप से एक रिपोर्ट छपी हुई है आज हिंदू में। मैं समझता हूं कि आप लोग उसको पढ़ सकते हैं और उससे तफसील से विचार कर सकते हैं। देखिए, ये एक इंस्टीट्यूशन है, मैं समझता हूं इट हैज लॉस्ट द मॉरल राइट टू कंटिन्यू टू सुपरवाइज द इलेक्शंस। और मैं नहीं समझता हूं कि क्या हो सकता है, इसका करेक्टिव क्या हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट कर सकती है, ले सकती है कोई फैसला ऐसा कि नहीं ले सकती।
लेकिन इस इलेक्शन कमीशन द्वारा बताया गया आंकड़ा या इस इलेक्शन कमीशन द्वारा कोई डिस्प्यूट रेजोल्यूशन एक्सेप्टेबल बड़े तबके को भारत में नहीं होगा। ये मेरा मानना है, मेरी व्यक्तिगत राय है। और जो इन कर रहे हैं ये जो कर रहे हैं उर्मिलेश जी, इसकी भरकस तरीके से आलोचना होनी चाहिए, सख्त से सख्त शब्दों में। इट इज एन एक्ट ऑफ ट्रीजन अगेंस्ट इंडियन डेमोक्रेसी। ये राष्ट्रद्रोह है, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए के खिलाफ राष्ट्रद्रोह है कि जो बाढ़ है वही खेत को खा रही है। आज के दिन भारत के लोकतंत्र के खेत को वो वही बाढ़ खा रही है जिस बाढ़ का कर्तव्य यह है कि उसकी रक्षा करे। एम के वेणु, आपकी क्या सोच है इस विषय पर? पहले आप अपनी टिप्पणी कर लें, फिर हम आगे सवाल और करेंगे। देखिए उर्मिला जी, जैसा विनोद ने कहा, जो विनोद ने सारी जो बात रखी है उसका सार क्या निकलता है? उसका सार ये निकलता है कि इलेक्शन बड़ा सवालिया निशान है आज के तारीख में। और ये इस क्रेडिबिलिटी के इसके कई पहलू हैं। मैं आपको कहूँगा कई चीजें पहले से चली आ रही है इश्यूज, और कई इश्यूज जो इस इलेक्शन कमीशन ने अपनी, आप जो भी कह लीजिए, आप या डर से या अपने बायस से या अपने अपने प्रेजुडिसेस के चलते और क्रेडिबिलिटी पे इन्होंने इलेक्शन कमीशन, इस इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी पे बहुत बड़ा चोट पहुंचाया। सबसे पहला तो मैं कहूँगा उर्मिला जी, जब इलेक्टोरल बॉन्ड का जब जजमेंट आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल इसको गैर कानूनी करार दिया, इलीगल, ये पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जो प्रक्रिया को, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने जब इलेक्शन का ऐलान किया, उसमें पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने क्या कहा, आप जरा पीछे जाइए। उन्होंने कहा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ही नकार दिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, पारदर्शिता होनी चाहिए, मगर प्राइवेसी भी इम्पोर्टेंट है, और जो कौन सी पार्टी पैसे दे रही है उसका प्राइवेसी को भी रखना जरूरी है। जबकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर उसका विपरीत था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई प्राइवेसी की कोई जरूरत ही नहीं है। हर एक वेणु बीच में, वेणु आप थोड़ा सा राइट हो गए हैं, आप बीच में प्लीज आकर के, हाँ या दैट्स राइट। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसका उन्होंने उल्टा कह दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें प्राइवेसी का कोई इश्यू है, इस प्राइवेसी का कोई मुद्दा ही नहीं है। मतलब हर एक वोटर को ये पता होना चाहिए कौन किस पार्टी को पैसे दे रहा है। तो ये तो मामला, ये मेरे हिसाब से ये बिल्कुल इलेक्शन कमीशन की जो इस इलेक्शन की प्रक्रिया जब शुरू हुई तो पहला स्टेटमेंट का ये था। उसके बाद जो कुछ भी होता हुआ आ रहा है, अभी जो विनोद ने कहा, जिस तरह प्रधानमंत्री ने जिस तरह के स्टेटमेंट, जो अनप्रेसिडेंटेड है किसी भी डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी के तो हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है ही। मुझे नहीं लगता कि कहीं और भी कोई सिटिंग जो हेड ऑफ स्टेट, प्राइम मिनिस्टर जो री इलेक्शन सीख कर रहा है, वो इस तरह की बातें बोले माइनॉरिटीज के बारे में, इन्फिल्ट्रेटर, घुसपैठिया। तो अब, और इसको नजरअंदाज करते हुए जो उन्होंने पार्टी प्रेसिडेंट्स को भेजा, वो लोग उसको किस तरह देख रहे हैं। जैसे आपको विनोद ने बताया कि लोगों के दिमाग में ये है कि ये बिल्कुल पक्षपात, ये इलेक्शन कमीशन जो है पूरी तरह से पक्षपात कर रहा है, और ये प्रधानमंत्री जो बोलना है वो बोल रहे हैं, और प्रधानमंत्री का नाम ये लोग ये लेना नहीं चाहते, और प्रधानमंत्री की जगह ये पार्टी को नोटिस भेज रहे हैं। पहली बात तो ये। और दूसरा, मैं ये कह रहा था कि पुरानी चीजें कई हैं जो सुप्रीम कोर्ट में, कई लोग, जैसे एडीआर गई है, जो वीवीपैट 100% वीवीपैट काउंट, जो ईवीएम को लेके जो लोगों के दिमाग में कई सालों से जो आशंकाएं हैं, उसको इलेक्शन कमीशन का, उसको, इन आशंकाओं को हटाना उसका दायित्व है। इस इंस्टीट्यूशन, इन्होंने क्या करा अभी, उनका, और ईवीएम को छोड़िए, और जो प्रक्रिया है, जो वोटर टर्नआउट का, काउंटिंग का, भाई अभी उन्होंने कहा कि कल स्टेटमेंट आया इलेक्शन कमीशन का कि हर एक बूथ में क्या टर्नआउट है ये देना कोई जरूरी नहीं है, ये केवल
ये केवल पोलिंग एजेंट और जो कैंडिडेट उनके लिए ये इंफॉर्मेशन जरूरी है, बाकी लोगों के लिए जरूरी नहीं है। आपको याद होगा इलेक्ट्रल बॉन्ड में भी इन्होंने ये आर्गुमेंट इनका यही था, जो सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल का, कि भाई जो कौन फंडिंग कर रहा है ये लोगों को, वोटर को इसको जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। इसका मतलब आप वोटर को हर किसी जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन से आप दूर रखना चाहते हैं। वो इलेक्शन कमीशन अब कह रहा है कि वोटर को जानने की जरूरत ही नहीं है। और अब टर्नआउट, ये हमने, विनोद ने कई 40 साल से विनोद इलेक्शन कवर कर रहे हैं, हम भी कई इलेक्शन कवर कर चुके हैं, आप कर चुके हो। आपने कभी आज तक पिछले 40 साल में ऐसा सुना है कि टर्नआउट कई बूथ में 1 घंटे बाद आ रहा है, कई लोग कई बूथों में दूसरे दिन आ रहा है, 3 दिन लग रहे हैं, टर्नआउट का फिगर ऊपर नीचे हो रहा है। भाई कांग्रेस के जो जयराम रमेश है, जो उनके जो चीफ स्पोक्स पर्सन, उन्होंने तो कह दिया है, तो बड़ा सस्पिशियस मामला। अरविंद केजरीवाल ने भी कह दिया, ऑपोजिशन कह रही है ये हो क्या रहा है, ये टर्नआउट फिगर देने में दिक्कत क्या है, ये कहां से, मतलब ये कई स्टेट्स में टर्नआउट 1 दिन के बाद, 1-2 दिन के बाद, मगर मैंने कहीं पढ़ा, किसी ने ट्वीट किया, यूपी में बिल्कुल नहीं बढ़ रहा। यूपी में जो टर्नआउट शुरू में है वो वैसी है, मतलब जो बाद में ये लोग जो बाद वाली वोटिंग होती है, या शाम को जो आखिरी 2-3 घंटे वाली, उसके बाद टर्नआउट बढ़ाते हैं, मगर वो कह रहे हैं कि यूपी में वो हो नहीं रहा। तो कुछ राज्यों में कुछ चीजें हो रही है, कुछ राज्यों में दूसरी चीजें हो रही है। तो इसका मतलब इलेक्शन कमीशन ने कोई स्टैंडर्ड प्रैक्टिस अभी तक इस्टेब्लिश नहीं किया इस पे। उल्टा जो स्टैंडर्ड हुआ करता था उसका पूरा उलट क्या, इसका अभी तक उर्मिलेश कोई जवाब नहीं है। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाबदेही नहीं है, केवल ये बोल रहे हैं कि वोटर को जानने की जरूरत नहीं है। तो ये मतलब ये कब तक चलेगा? अगर इसी तरह चलता रहा उर्मिलेश जी, तो इलेक्शन 4 तारीख को जिस तरह के सवाल उठेंगे, ये तो आप कल्पना ही कर सकते हैं इसकी, जिस तरह का क्या रिजल्ट आएगा, किस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगेंगे। अच्छा, इस सब के बैकग्राउंड में उर्मिलेश जी एक बड़ी बात मैं आपके रखना चाहूंगा, ये फ्रंटलाइन का इन्वेस्टिगेशन था, जो इलेक्शन कमीशन इस पे भी कोई जवाबदेही नहीं दे रहा। 19 लाख वोटिंग मशीन गायब है, उनकी कोई अकाउंटिंग ही नहीं है, ये आरटीआई से निकला हुआ वो है। इलेक्शन कमीशन कहता है जी हमें तो नहीं मिला। भाई पब्लिक सेक्टर जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बीईएल और जो ईसीआई, उन्होंने अपनी तरफ से कह रहे हैं हमने तो मशीन बना के उसको सप्लाई किया, मगर यहाँ कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन जो कह रही है हमें तो नहीं दिया। स्टेट इलेक्शन कमीशन से पूछिए। अब ये एक अजीब सा एक ब्यूरोक्रेसी भी चल रहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन के बाद अकाउंटिंग होगी, इन्वेंट्री होगा, किसके पास इन्वेंट्री है? अब 19 लाख वोटिंग मशीन कोई छोटा मोटा नंबर नहीं है, ये कोई 1000-2000 की बात नहीं हो रही, जिसको एक मार्जिन ऑफ एरर करके आप इग्नोर कर सकते हैं। मतलब 19 लाख तो बहुत बड़ा नंबर है। विनोद आप बताएं, 19 लाख अगर मिसिंग है तो इसका क्या मतलब है? इसका और आप जो कह रहे हैं कि 19 लाख मिसिंग है, सीएजी, कंट्रोलर ऑफ ऑडिटर जनरल, इलेक्शन कमीशन, सबको मिलके पता करना चाहिए है क्या, ये कहाँ गया इतना, वोटिंग मशीन कहाँ चली गई है? विनोद जी ये कह रहे हैं जो 19 लाख ईवीएम्स मिसिंग है, और बाई चांस ईवीएम जो बनाने वाली फैक्ट्री है, जो यूनिट है, उसके कई डायरेक्टर्स जो हैं भारतीय जनता पार्टी के मेंबरान हैं, पदाधिकारी भी हैं, ये भी देखने में आया है, और ये बात मीडिया में आई, उसका कभी सरकार ने खंडन नहीं किया। मैं एक तरफ ये मिसिंग वाला मामला है, दूसरी तरफ आपने स्वयं ही अपने टिप्पणी में कहा कि अनेक वोटर्स के नाम जो है गायब हैं। दूसरी तरफ जो एक बहुत देश का मशहूर अखबार है, बड़ा अखबार है, उसने अपने एक इन्वेस्टिगेशन में बताया कि 1.1 करोड़ करीब इतने जो वोट्स हैं, वो जो पोल्ड वोट्स का आंकड़ा पहले आया और जो बाद में आया, उसमें इतना बड़ा गैप है। अब सवाल इस बात का है कि इस तरह की इनएक्यूरेसी जो आ रही है, इस पर इलेक्शन कमीशन आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया है। आमतौर पे आपने देखा है, हमने देखा है कि जब कभी कोई घटना होती थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस, तीनों लोग बैठ जाते थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे। ये जो इलेक्शन कमीशन है, प्रेस कॉन्फ्रेंस केवल डेट के डिक्लेरेशन पे करता है या किसी और मौके पर करेगा, मैं नहीं जानता कब करेगा, लेकिन कोई सफाई इलेक्शन कमीशन की तरफ से नहीं आ रही है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अगर फॉर्म 17C का हम आंकड़ा देंगे जनता को, तो जनता में भ्रम फैलेगा।
एक तरफ आप स्वयं क्लेरिफाई नहीं करते हैं, जनता में भ्रम फैल रहा है, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि 17C का जो फॉर्म 17C है उसका हम आंकड़ा अगर पब्लिक कर दें तो ये से भ्रम फैलेगा। ये क्या है मतलब? तो आप इसको कैसे देख रहे हैं? आप तो बहुत इलेक्शन कवर किए हैं। देखिए, बात ये है कि ये जो तात्कालीन इलेक्शन कमीशन है, जिस प्रकरण से ये बना, इसकी इजाद हुई, जो वैसे मैंने आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट का निर्देश था कि आप एक इंक्लूसिव पैनल बनाएं जिसमें चीफ जस्टिस हो, लेकिन वो बदल कर नया कानून लाकर उन्होंने इलेक्शन कमीशन बनाने की प्रक्रिया को एक तरफा बना दिया, जिसमें कि सरकार की सीधी सीधी स्टैंप नजर आती है कि जिस पैनल पे प्रधानमंत्री हो और उनकी सरकार द्वारा मनोनीत कोई मंत्री हो और अकेला एक नेता विपक्ष हो, तो उस पैनल का सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, प्रो गवर्नमेंट होगा। तो ये जो इलेक्शन कमिश्नर जो नए आए हैं, उनसे पहले एक व्यक्ति ने त्यागपत्र दे दिया जो नियुक्त हुआ था, और उसके बाद ये 2 स्थान रिक्त हुए और इसमें 2 जादुई इलेक्शन कमिश्नर लाए गए। और पहले एक राजीव कुमार जी थे वहां विराजमान, वो रेवेन्यू सेक्रेटरी रहे एक जमाने में भारत सरकार के। दूसरी बात कि ये इलेक्शन कमीशन का अभी तक जो कार्यकलाप रहा है, उससे लगता है कि सरकार की जो चेष्टा थी कि वो एक ऐसा इलेक्शन कमीशन स्थापित करे जो कि बंधुआ हो उसके प्रति, एक बंधुआ इलेक्शन कमीशन लग रहा है। ये बंधुआ है। आप कहते हो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करता, मुझे शक है, और शक का मैं इजहार करना चाहता हूं क्योंकि इतनी बार आरोप लगे, इतनी बार उंगलियां उठी इस इलेक्शन कमीशन पे, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन ने अपनी इज्जत बचाने के लिए भी कोई वक्तव्य अभी तक नहीं दिया, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। इलेक्शन की इज्जत, इलेक्शन कमीशन की इज्जत तो अलग छोड़िए, भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था की इज्जत दांव पर है। भारत के इलेक्टोरल प्रोसेस की इज्जत दांव पर है। भारत एक जमाने में शाइनिंग एग्जाम्पल था इस बात का कि इतनी बड़ी भारत इतना बड़ा देश है, बावजूद उसके हमारे यहाँ जो इलेक्शन होते थे वो बड़े स्मूथ होते थे रिलेटिवली, और ट्रांजिशन ऑफ पावर बड़ी स्मूथ होती थी। और इससे कई बार हमने ये भी कहा कि अमेरिकन को कि वी कैन टीच यू हाउ टू कंडक्ट योर इलेक्शंस। जब आपको याद हो कि एल गौर वगैरह का जो मसला हुआ था, जिनके वोट ज्यादा थे पर वो हार गए थे। तो मेरा ये मानना है कि ये जो हमारा एक नवरत्ना इंस्टीट्यूशन था भारत के लोकतंत्र का, मैं इंडस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूं, भारत के एक नवरत्ना इंस्टीट्यूशन था, ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन था जिसकी लोकतंत्र पे बहुत तवज्जो देने की जरूरत है। 2 तरह का लोकतंत्र होता है उर्मिलेश, एक तो पॉपुलर डेमोक्रेसी होती है, वो हम देखते हैं रोजमर्रा, और एक इंस्टीट्यूशनल डेमोक्रेसी होती है कि जो मुद्दे हैं, जहां पर जिस इंस्टीट्यूशन के पास वो इंटेलेक्चुअल वेयरविथाल है कि उस पे निर्णय ले और उस पे इनिशिएटिव तय करे, उसको निर्णय लेने का कितना स्वतंत्रता है, कितना फ्रीडम है। और हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि बहुत भारी स्तर पर हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस का सबवर्जन हुआ। इलेक्शन कमीशन उनमें से एक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन दूसरा है, जिसको दूसरे साल लगातार इंटरनेशनल बॉडी ने एक्रेडिटेशन नहीं दिया है। हमारे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, जो कि एक पूर्व जज साहब जिसके चेयरमैन है, उनका नाम अरुण कुमार मिश्रा है, और जब वो रिटायर हुए तो उस वक्त जो कंट्रोवर्सी हुई है वो हम सब जानते हैं, उसको अलग छोड़ते हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि उसको दूसरे साल लगातार एक्रेडिटेशन नहीं मिला। तो इलेक्शन कमीशन पे प्रश्न चिन्ह, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन पे प्रश्न चिन्ह, नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज पे प्रश्न चिन्ह, नेशनल कमीशन फॉर विमेन पे प्रश्न चिन्ह, और बहुत सी हमारी न्यायपालिकाओं पे प्रश्न चिन्ह। मैं सुप्रीम कोर्ट का हवाला नहीं दे रहा हूं उसमें। अभी हाल ही में आप इमेजिन कर सकते हैं कि अ रेप्रिमांड वाज इशूड बाय द इलेक्शन कमीशन टू अ फॉर्मर जज ऑफ द हाई कोर्ट।
और मैं पूछना चाहता हूं कि इस इलेक्शन कमीशन के पास क्या मॉरल राइट है टू इश्यू रेप्रिमांड टू दैट एरिंग जज हु इज नाउ अ पॉलिटिशियन, जब वो खुद इतने मसलों पर उसकी जो पेशरफ्त है, उसकी जो एक्टिविटीज है, क्वेश्चनेबल बनी हुई है। और जब डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्शन का रिजल्ट मानने से इनकार कर दिया था, उस वक्त अमेरिका में किसने मदद की थी उनके लोकतंत्र को बचाने की? उनके इंस्टीट्यूशंस ने। पॉपुलर डेमोक्रेसी तो स्प्लिट हुई थी उस वक्त, उनके इंस्टीट्यूशंस ने बचाया। उनके सेनेट चेयरमैन हु हैपन टू बी द वाइस प्रेसिडेंट टीम मेंबर था, जो मिलके इलेक्शन लड़ा था डोनाल्ड ट्रंप के साथ, उसने लोकतंत्र को बचाया। ऐसी संभावना है क्या आज के दिन भारत में? सिंपल सा सवाल है, एक छोटा सा सवाल है, टू लीव अ थॉट बिहाइंड। क्या ऐसा हमारे पास ऐसे गार्ड रेल्स हैं टू सेव डेमोक्रेसी? नहीं है। और इसलिए एक बड़ा सवाल पैदा हो रहा है कि अगर कहीं कल को इलेक्शन किसी के पक्ष में या किसी के विरोध में चला गया, और अगर इस पे एक बड़ा कंट्रोवर्सी हो गया, तो फिर पावर की ट्रांजिशन कैसे होगी? हाउ विल पावर ट्रांजिशन ऑफ पावर टेक प्लेस, जो कि हमेशा स्मूथ रहा है हमारे देश में, इमरजेंसी को छोड़कर हमेशा। और इमरजेंसी के बाद भी जो इंदिरा गांधी ने इलेक्शन करवाया, उसमें पावर ट्रांजिशन बड़ी स्मूथ रही, हर इलेक्शन के बाद स्मूथ रही। तो ये बड़े सवाल हैं, और ये सवाल सीधे सीधे संबंधित है जो दशा है हमारे देश में इंस्टीट्यूशंस की, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस की, जिनका काम कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करना है, उसको प्रमोट करना है, उसको कार्यान्वित करना है, ताकि कोई इस देश में अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर कर कोई ऐसा व्यक्ति ना उभर जाए जो लोकतंत्र में विश्वास नहीं करता। वेणु, मैं आपसे अब ये जानना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने जो नड्डा साहब को और खड़गे साहब को जो नोटिस दिया है, उसमें खासकर खड़गे साहब वाले मामले में कहा गया है कि कांग्रेस के स्टार प्रचारक अग्निवीर योजना का हवाला देकर सेना के मामले में, सैन्य प्रतिष्ठान के मामले में एक तरह की दखलंदाजी, हस्तक्षेप का एक तरह से उन्होंने अपने शब्दों में जिक्र किया है कि यह हस्तक्षेप है। और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि संविधान पर खतरा दिखाकर एक भ्रामक स्थिति पैदा नहीं की जानी चाहिए। मैं इन दोनों पर आपकी टिप्पणी चाहता हूं इस कॉन्टेक्स्ट में कि भाई अगर अग्निवीर में रोजगार का मसला है, न कि ये सेना का के किसी प्रतिष्ठान का मसला है। और दूसरी बात, फिर आपने पुलवामा पर जब 2019 के चुनाव में जो कुछ इतना बड़ा बवेला मचाया गया था, उसी के आधार पर चुनाव लड़ा और जीता गया था, बहुत सारे लोग मानते हैं, तब आपने क्या कहा था? इसके पहले भी हमने देखा है, एक जमाने में जब वीपी सिंह चुनाव में उतरे थे, 1989 का इलेक्शन देखिए, बोफोर्स का मसला उठा था, वो तो सीधे सीधे सत्ता प्रतिष्ठान से जुड़े मसले उसमें थे। लेकिन अग्निवीर तो एक स्कीम है, रोजगार की स्कीम है, उस पर अगर कोई सवाल उठा रहा है तो क्या दिक्कत है इलेक्शन कमीशन को? ये बीजेपी को दिक्कत है, ये तो बात समझी जा सकती है। दिक्कत इलेक्शन कमीशन को क्यों है? उसी तरह से संविधान पर खतरा, क्या इलेक्शन कमीशन तय करेगा कि भारत की जनता संविधान पर खतरा महसूस कर रही है या नहीं महसूस कर रही है? इन दो सवालों पर आपकी क्या राय है? देखिए उर्मिलेश जी, जहां तक अग्निवीर स्कीम का सवाल है, ये तो डिबेट में बहुत पहले से इस मामले में हमारे सोसाइटी में, मीडिया में एक चर्चा पहले से चल रही है। और इसका असली खुलासा किसने करा? आप सोचिए, आप पीछे जरा ध्यान दीजिएगा। इसका खुलासा हमारे आर्मी चीफ, जो पूर्व आर्मी चीफ, उन्होंने किताब लिखी, उस किताब के जरिए ये खुलासा हुआ कि उन्होंने ये साफ उसमें कहा कि ये आर्मी का स्कीम नहीं था, ये स्कीम सरकार ने पीएमओ से थोपा गया था उनपे। तो ये बात तो पहले से चली आ रही है। तो और इसमें एम्प्लॉयमेंट का भी सारा मामला जुड़ा हुआ है, और इसकी चर्चा यूपी, बिहार, जहां से रिक्रूटमेंट होती थी, वहां भी पूरी तरह जमीनी लेवल पे इसकी चर्चा चल रही है। तो इस पे तो इलेक्शन कमीशन कतई मतलब
कतई रोक नहीं लगा सकती। इस पे कोई इसका लॉजिक ही नहीं है रोक लगाने का, क्योंकि ये रोजगार से जुड़ा हुआ है और एक बहुत बड़ा एक आर्मी रिक्रूटमेंट स्कीम है। और ऐसे तो आप ये भी बोल दें कि जब यूपी में जो अभी पीछे जो 50 लाख लोगों ने अप्लाई किया था ये पुलिस में भर्ती का, वो बोल दे कि सिक्योरिटी का मामला, आप उसे भी डिस्कस नहीं कर सकते वो रद्द करना पड़ा, वो एग्जाम हुआ नहीं। बहुत बड़ा मुद्दा बना वो। और अभी भी मेरे हिसाब से यूपी के जो यूथ, जो युवाओं में बहुत बड़ा मुद्दा है वो, कि बहुत बड़ा एक जो स्टेट लॉ एंड ऑर्डर पे इतना अपना वो करती है कि हम लॉ एंड ऑर्डर हमने सुधार दिया, वो आप पुलिस कांस्टेबल वो ठीक से रिक्रूट नहीं कर पा रही, तो कहाँ से लॉ एंड ऑर्डर आपने कैसे सुधारोगे आप लॉ एंड ऑर्डर? और कॉन्स्टिट्यूशन वाले मसले पर आपकी क्या राय है? कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जब राहुल गांधी बोलते हैं कि इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन पर खतरा है, संविधान की सुरक्षा, उसमें देखिए, उसमें ऐसा है, इलेक्शन कमीशन उसमें मॉरल इक्विवेलेंस नहीं कर सकती कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। वो इसलिए क्योंकि जहां तक कॉन्स्टिट्यूशन का मसला है, वहां पे बीजेपी के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और इनके बड़े बड़े लीडरों ने कहा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हम बदलेंगे। हाँ, अनंत हेगड़े जो कर्नाटक के, उन्होंने कहा भाई, ज्योति मिर्धा, हाँ ज्योति मिर्धा। और दूसरी तरफ किसी कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या किसी कांग्रेस के लीडर ने तो नहीं बोला ना कि हम लोगों का मंगलसूत्र और लोगों के छोटा मोटा सोना जो हिंदुओं का लेके हम मुसलमानों में बांट देंगे, घुसपैठियों में बांट देंगे, ऐसा तो किसी ने कहा नहीं। तो ये जो इलेक्शन कमीशन बहुत चतुराई से जो बिल्कुल खरा जो झूठ है उसको एक जेन्युइन डिबेट के साथ इक्वेट कर रही है। अब अग्निवीर पर डिबेट हो रहा है, अब कॉन्स्टिट्यूशन में अब सारे जो दलित और जितने पिछड़े आदिवासी जो उनमें ये बात बैठ गई है दिमाग में कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का कुछ बीजेपी जो सरकार है इनका या मोदी सरकार है, ये आगे जाके कॉन्स्टिट्यूशन में किस तरह का बदलाव लाएगी, इसका उन्होंने अनसर्टेनिटी इन्होंने क्रिएट किया हुआ है। वो तो इस इलेक्शन से पहले से चला आ रहा है। तो ये, मगर जो मोदी जी जो बात कह रहे हैं, जो मंगलसूत्र लेके बांट देंगे, एक भैंस दे देंगे, मुसलमानों को घुसपैठिया बता दिया, ये तो बिल्कुल इलेक्शन के बीच में शुरू हुआ है। बिल्कुल उसका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है उसका कोई। बाकी इन सब चीजों का बैकग्राउंड है, जो कॉन्स्टिट्यूशन जो बदलने का बैकग्राउंड, ये बीजेपी के जैसे आपने कहा, जो बीजेपी के लीडरों ने कहा इसके बारे में, तो इन दोनों को इक्वेट कर ही नहीं सकते। और इलेक्शन कमीशन अगर कर रहा है तो वो केवल इस वजह से कर रहा है क्योंकि वो डरा हुआ है। और वो प्रधानमंत्री से विनोद ने कहा कि जिन्होंने उनकी नियुक्ति करी है उनके आगे वो सीधी बात और सच्चाई रख नहीं पा रहे, रखना नहीं चाहते, या जो भी कारण है वो साफ दिख रहा है, सबको दिख रहा है। विनोद, बिल्कुल आखिर में यही सवाल एक दूसरे रूप में कि जो वेणु ने कहा, इंपॉर्टेंट बात कही कि इस देश के दलित समाज में, आदिवासी समाज में, ओबीसी समाज में, अपर कास्ट के पढ़े लिखे समझदार लोगों में, सब में, पूरे देश की जनता के व्यापक हिस्से में एक शंका बनी हुई है कि वाकई क्या भविष्य में अगर यही निजाम रहता है तो क्या संविधान में मूल चेंजेस लाए जा सकते हैं? अतीत में भी हमने देखा कि एक बार बीजेपी की एक सरकार आई थी तो संविधान समीक्षा आयोग बना था। पहले की किसी सरकार ने संविधान समीक्षा आयोग कभी नहीं बनाया, एक सरकार ने बनाया। वो अलग बात है कि वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया, क्या कारण थे, वो एक अलग बहस का विषय है। लेकिन अगर इस देश की जनता में ये बात है कि संविधान को बदला जा सकता है, वैसे भी बहुत सारी चीजें बदली गई हैं हाल के वर्षों में, नागरिकता के कानून से लेकर और बहुत सारे विषयों पर बहुत सारी चीजें आई हैं, उस पर डिटेल में जाएंगे तो बहस हम लोगों की डिरेल हो जाएगी। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि क्या इलेक्शन कमीशन एक संस्था के तौर पे ये डायरेक्ट या डिक्टेट कैसे कर सकता है किसी पॉलिटिकल पार्टी को कि वो किस पॉलिटिकल क्वेश्चन को उठाए और किसे न उठाए? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में मैंने पूरा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट फिर से पढ़ा, मैं समझता हूं 50वीं बार पढ़ा होगा इस कार्यक्रम को संपन्न करने से पहले, शुरू करने से पहले। उसमें ये तो प्रश्न कहीं नहीं है कि राजनीतिक मसलों को कैसे उठाएं, कैसे न उठाएं और क्या उठाएं। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, खासकर संविधान समीक्षा को लेकर जो बात हो रही है, संविधान पलटने को लेकर जो बात हो रही है, कि क्या उस पर डायरेक्ट कर सकता है इलेक्शन कमीशन? Election Commission is itself a creature of the Constitution.
और अगर कोई, देखिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी पहला कमीशन जो बना था वो इलेक्शन कमीशन था। और अगर इलेक्शन कोई पॉलिटिकल पार्टी हमारे संविधान की रक्षा की बात करता है, उसकी मजबूती की बात करता है, तो वो इलेक्शन कमीशन के स्वयं के हित की बात कर रहा है। और दूसरी बात, मैं इलेक्शन कमीशन लोगों को ताकीद दे रहा है, उनको इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, उनसे सवाल पूछ रहा है। मैं भी एक दो सवाल पूछना चाहता हूं इलेक्शन कमीशन से। मैं इलेक्शन तो नहीं लड़ रहा, मैं पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं हूं, लेकिन मैं जनता जनार्दन हूं, मैं वोटर हूं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि इलेक्शन कमीशन ने क्या जो विपक्ष का मुख्य विपक्षी दल है कांग्रेस पार्टी, उसका मैनिफेस्टो पढ़ा है क्या? और अगर पढ़ा है तो उसमें मुस्लिम लीग कहीं नजर आई क्या उसको? और जब किसी ने आरोप लगाया कि ये तो मैनिफेस्टो ऐसा है जैसा मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है, तो उस पर कोई एक्सेप्शन लिया क्या इलेक्शन कमीशन ने? देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर कटघरे में खड़ा हो गया या कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, आप अपेक्षा करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट करेगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इज द इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट इज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, and election commission is one of the creatures of the constitutions. So is the prime minister and the cabinet and the government. और इलेक्शन कमीशन को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि विपक्ष कितना ही सिमटा हुआ हो, कितना ही उसका दायरा कम हो गया हो, वो भी जनता के नुमाइंदे हैं। और अगर समाज का एक तबका किसी बात पे चिंतित है तो उसकी आर्टिकुलेशन कौन करेगा विपक्ष के अलावा? तो ये बड़े मुद्दे हैं जिसपे उस तरह की विद्वता चाहिए जिस तरह की विद्वता उन लोगों में थी जिन्होंने हमें ये कॉन्स्टिट्यूशन बख्शी है। उर्मिलेश जी अब वैसे विद्वान तो रहे नहीं, ना वैसे नेता रहे हैं, ना वैसे राजनीतिक दल रहे हैं। तो ऐसे समय में हम सिर्फ इंस्टीट्यूशन से ही अपेक्षा कर सकते हैं कि हमें बचाओ। अपने आप को लग रहा है इलेक्शन कमीशन बचा रहा है जनता को बचाने के बजाय। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को? जी जी जी। तो ये बदकिस्मती है इस देश की, और इनको भी हिसाब देना पड़ेगा। इतिहास सबसे जवाबदेही मांगता है और इतिहास इनको जवाबदेह बनाएगा। दोस्तों, विनोद शर्मा की इसी टिप्पणी के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं कि इतिहास इसका भी जवाब मांगेगा, क्योंकि ये डेमोक्रेसी का सवाल है, क्योंकि ये जनता का सवाल है। सचमुच चुनौतियां हैं, बड़े सवाल हैं, और जिस संविधान ने हमारे देश के निर्वाचन आयोग को रचा है आर्टिकल 324 के जरिए, उस संविधान की संविधान सभा में 1949 के जून महीने में बहुत विशद चर्चा हुई थी और उसमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन ने कहा था कि इलेक्शन कमीशन के बारे में ठोस नियमावली बनाई जानी चाहिए, कैसे लोग नियुक्त हों। और उस मामले में उनका एक वाक्य मैं उद्धृत करता हूं। बाबा साहब ने कहा कि इस प्रकार के लोग उसमें होने चाहिए जो कार्यपालिका के अधीन काम न करें, उसके अंगूठे के नीचे काम न करें, अयोग्य और धूर्त किस्म के लोग नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये संस्था ठीक से काम नहीं कर पाएगी। ये बाबा साहब के शब्द हैं, मेरे नहीं। अंग्रेजी में उनके बोले गए शब्द को मैंने हिंदी में तर्जुमा किया। 1949 के जून महीने में उन्होंने ये बात कही थी संविधान सभा में। दोस्तों, बीच में इलेक्शन कमीशन के बारे में एक मार्गदर्शन किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने, जिसका जिक्र विनोद शर्मा ने भी किया, कि इसमें 3 लोग हों, माननीय प्रधानमंत्री हों, विपक्ष के नेता हों और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हों, और इनके मार्गदर्शन में नियुक्तियां की जाएं। एक बेहतर बॉडी उभर कर आएगी। लेकिन सरकार ने हमारी उसको पलट दिया और प्रचंड बहुमत के बल पर उन्होंने जो बिल पास किया उसमें इलेक्शन कमीशन पूरी तरह सरकार के ऊपर निर्भर है। सरकार जिसको चाहेगी वो इलेक्शन कमिश्नर बनेगा, और आज वही स्थिति हो रही है।
हमने देखा इलेक्शन कमिश्नर्स की नई नियुक्तियों पर भी। जो कुछ आज हो रहा है शायद इस प्रक्रिया के से निर्भर है, इस प्रक्रिया से निकल रहा है। इसलिए बाबा साहब के वे शब्द आज फिर याद आ रहे हैं। तो आज इतना ही। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।